हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सिंघानिया पैलेस। रात के 9 बजे अनाया अभी अभी घर पहुंची थी। मीटिंग तो उसकी जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बाद उसे और भी ज़्यादा देरी हो गई। लेकिन अब जल्दी से जल्दी उसे अपने कमरे में जाने की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि रुद्रम ने उसे कहा था कि वो उसकी रात की नींद उड़ाने वाला है, जिसका मतलब वो रुद्रम की वीडियो कॉल समझ रही थी। लेकिन रुद्रम का प्लान कुछ और था, जो अनाया को अभी कुछ ही देर में पता चलने वाला था। वो जल्दी से कपड़े चेंज कर नीचे हॉल में आई और सीधा किचन में चली गई, जहाँ पर मानवी जी उसके लिए डिनर बना रही थी। वो जाकर पीछे से मानवी जी के गले लग गई और उनके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोली, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मानवी माँ। मानवी जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कितना करोगी तुम? सुबह कॉलेज, उसके बाद ऑफिस, दिन भर ना जाने कौन कौन सी टेंशन लेती हो, और लोग वैसे भी तुम्हें जीने नहीं देते। ऐसे में अब तुम्हें किचन का भी काम करना है। बोलते हुए वो अनाया की तरफ घूम गई थी। अनाया मुस्कुराई और बोली, आप भूल रही हैं माँ, मैं मिस्टर रुद्रम सिंघानिया की सुपर बीवी अनाया सिंघानिया हूँ। और जैसे मिस्टर रुद्रम मल्टीटास्किंग थे, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और ये खाना बनाना तो बहुत आसान है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर मानवी जी ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, ज़रा दोबारा कहना, क्या कहा? अनाया उनके एक्सप्रेशन देखकर हंसी और जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है खाना बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन बनाना। बोलते हुए उसने अपनी जीभ हल्की से बाहर निकाली। उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, और जो थोड़ा बहुत आता था वो भी अब रुद्रम के चक्कर में वो भूल चुकी थी। मानवी जी भी हंसी और बोली, तुम डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं बस खाना अभी लगवाती हूँ। और हाँ, आज अच्छे से खाना, क्योंकि कल तुम्हारा व्रत है। बोलते बोलते वो रुक गई थी। अनाया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वो सवालिया एक्सप्रेशन से बोली, बोलिए ना माँ, क्या कह रही थी आप? मानवी जी ने जल्दी से अपनी बात को संभाला और बोली, कुछ नहीं, वो बस तुम्हें पता तो है, मैं यूं ही बोलती रहती हूँ। बोलते हुए वो दोबारा खाना बनाने लगी। वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी मधु जी अंदर आई और मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे चुप क्यों हो गई मानवी? बताओ इसे कि कल क्या है, पर बताने का भी क्या फ़ायदा? ये बेचारी कौन सा कुछ कर सकती है? अब इसका पति मर गया हो, अब जिसका पति मर गया हो, वो करवा चौथ का व्रत क्या ही रखेगी बेचारी? बोलते हुए वो बड़ी ही तरस भरी नज़रों से अनाया की तरफ देख रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे मुस्कुराते हुए देख मानवी जी भी ज़्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखते हुए ऐसा ज़रूर लग रहा था कि उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। वहीं अनाया की मुस्कुराहट मधु जी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी। मधु जी दांत पीसते हुए बोली, बहुत मुस्कुरा रही हो तुम, कहीं अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के लिए व्रत तो नहीं रखने वाली तुम? अब रुद्रम तो है नहीं, तो उसकी कमी कोई और तो पूरी कर ही रहा होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, अब तो आप जल्दी से खाना लगाइए माँ, मुझे अच्छे से खाना है। बोलकर उसने मानवी जी को कसकर गले लगाया और बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चलेगी। मधु जी हैरानी से उसे देखते ही रह गई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे, और अनाया ने पहली बार इतना ज़्यादा खाना खाया था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। उसका चेहरा भी पूरा खिला हुआ था और वो काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रही थी। कुछ देर में खाना खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अनाया भी जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर सीधा बेड पर आकर बैठ गई। उसे इंतजार था रुद्रम की वीडियो कॉल का, लेकिन वहाँ बैठे उसे तकरीबन आधा घंटा बीत गया, पर ना ही उसके फ़ोन पर कोई कॉल आई और ना ही लैपटॉप पर, जिसे उसने ना जाने कितनी बार चेक कर लिया था कि कहीं नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मायूसी से बोली, कर लीजिए ना मिस्टर रुद्रम कॉल, कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। सच में अपना जहर को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बोलते हुए उसने मुंह बनाया। आखिर जब कॉल नहीं आई तो वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग की तरफ चली गई। उसने सोचा था कि आज वो रुद्रम के सामने ही चेंज करेगी और उसे तड़पाएगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद तड़प रही थी। अभी वो अपने कपड़े चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर ही आई थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। अभी उसने दरवाजे की तरफ अपना कदम भी नहीं बढ़ाया था कि फ़ोन पर भी वाइब्रेशन शुरू हो गई।
अब वो कंफ्यूज हो गई कि पहले दरवाजे की तरफ जाए या फ़ोन की तरफ, लेकिन फ़ोन पर रुद्रम होगा। ये सोचकर वो जल्दी से फ़ोन के पास आई। आकर उसने फ़ोन चेक किया तो रुद्रम का मैसेज था, जिसमें लिखा था, नींदें उड़ाने के लिए हर बार एक ही चीज़ की जाए। ज़रूरी तो नहीं लिटिल गर्ल, मानता हूँ तुम बेसब्र हो रही हो, पर अभी अपनी बेसब्रियों को काबू में रखो, क्योंकि अब बस इतना ही मैसेज शो हो रहा था, आगे कुछ भी नहीं लिखा था। और अधूरा मैसेज पढ़कर अनाया का मुंह बन गया। वो गुस्से से बोली, आपका नाम रुद्रम सिंघानिया नहीं, कंफ्यूज सिंघानिया होना चाहिए था। आप हर बार मुझे कंफ्यूज करते रहते हैं मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। अब वो और भी ज़्यादा मुंह बनाते हुए बोली, पोपट करने के लिए आपको सिर्फ मैं ही मिली हूँ क्या मिस्टर रुद्रम? बोलते हुए उसकी नज़र नीचे की तरफ गई तो नीचे एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। गिफ्ट बॉक्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गिफ्ट बॉक्स किसने भेजा होगा, क्योंकि एक बार ऐसा ही गिफ्ट बॉक्स उसके दीवाने ने भी सिंघानिया मेंशन भेजा था और रुद्रम तो ऐसे गिफ्ट बॉक्स भेजता ही रहता था। उसे डर लगने लगा, कहीं ये गिफ्ट बॉक्स उसके दीवाने ने भेजा होगा तो रुद्रम उसे गलत ना समझ ले, क्योंकि फ़ोन पर आए मैसेज से वो इतना तो समझ चुकी थी कि रुद्रम उसे अभी कैमरा पर देख रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, पर किसी तरह हिम्मत कर उसने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाया और रूम के अंदर लेकर आई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस गिफ्ट बॉक्स को बेड पर रखा। रुद्रम उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि उसकी लिटिल गर्ल को क्या डर लग रहा है, लेकिन आज वो उसका हर डर ही दूर करने वाला था। अनाया ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला और बॉक्स के अंदर रखी चीज़ों को देखने लगी। सबसे ऊपर एक एल्बम थी, जिसमें शायद कुछ फ़ोटोज़ थी। उसने उस एल्बम को खोल कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उस एल्बम में उसकी 18 साल से लेकर अब तक की बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो एक-एक कर उन पिक्चर्स को देखने लगी। किसी में वो हँस रही थी, किसी में मुँह बनाकर किसी को देख रही थी, तो किसी में कुछ खा रही थी और किसी में कुछ पी रही थी। सभी पिक्चर्स रैंडमली क्लिक की हुई थी। उसका दिल ज़ोरों से धक-धक करने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि ये गिफ्ट बॉक्स उसके दीवाने ने भेजा है, क्योंकि हर पिक्चर उस वक़्त की थी जब उसे महसूस हुआ था कि उसके आस-पास कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है, और हर पिक्चर के साथ उसकी कुछ यादें भी थीं। जिस वक़्त की वो पिक्चर थी, उस वक़्त में कभी उसे कोई गिफ्ट मिला था, तो कभी कोई उसका बिल पे करके चला जाता था, कभी कोई उसके लिए लड़ रहा होता है। उसके चेहरे पर मायूसी छाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम के सामने ये सब बातें आएँ, क्योंकि उसे लगता था कि अगर रुद्रम को उसके दीवाने के बारे में पता चलेगा तो वो उसे बुरा भी लगेगा, और हो सकता है रुद्रम उस इंसान को ढूँढ कर उसे कोई सज़ा भी दे, या हो सकता है अनाया को ही कोई सज़ा देने का सोच ले। इस वक़्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफ़ेयर रुद्रम के सामने आने वाला हो। उसने उस एल्बम को बंद किया और दोबारा उस बॉक्स में देखने लगी। अब उसकी नज़र उस बॉक्स में रखे एक रेड रोज़ पर गई। उसने उस रेड रोज़ को उठाया, जो पूरा सूखा हुआ था। उसकी पत्तियाँ निकल ना जाए इसलिए उसे एक लिक्विड में रख कर एक काँच से कवर किया हुआ था, जो अब बिल्कुल एक एंटी फ्रेम लग रहा था। अनाया अतीत के पलों को याद करने लगी, जब तकरीबन वो 19 साल की हुई थी। तब एक लड़की ने आकर उसे एक रेड रोज़ दिया था और कहा था कि ये अनाया के किसी दीवाने ने उसे देने के लिए दिया है। उस वक्त अनाया उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुराई और फिर वापस वो रोज़ उस लड़की को दे कर बोली, उस दीवाने को कहो कि अगर हिम्मत है तो खुद सामने से आकर प्रपोज करे, ऐसे चोरी छुपे नहीं। बोलकर वो मुस्कुराती हुई पीहू और अंशु के साथ वहां से चली गई थी, लेकिन उस दीवाने ने वो रेड रोज अभी भी संभाल रखा था। अनाया को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसका गला सूख रहा था। तभी उसकी नज़र एक कार्ड पर गई। ये उस बॉक्स की आखिरी चीज थी। उसने उस कार्ड को अपने हाथ में उठाया और उसे खोल कर देखा। उसमें शायरी जैसा कुछ लिखा था। अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। आज तो रुद्रम के हाथों सच में उसकी जान जाने वाली थी। अब वो यही दुआ कर रही थी कि रुद्रम ना ही उसे देख रहा हो और ना ही वो उसे कॉल करे। एक गहरी सांस लेकर उसने उसे शायरी को पढ़ना शुरू किया। मोहब्बत जहन की गहराइयों से हुई है, ये कोई छलावा नहीं। तुझे सिर्फ चाहा नहीं, तेरी इबादत की है दिल ने, और इश्क मेरा कोई दिखावा नहीं। तेरे साए में रहता हूँ मैं, और तुझे लगता है मैं कोई अनजाना हूँ।
जिस दीवाने को ढूंढा तूने हर जगह, हर नज़र, ऐ मेरी जान मैं तेरा वही दीवाना हूँ। पहले गुम थी दीवानगी क्योंकि पागलपन सिर्फ मेरा था। अब करेगी पागल तुझे भी दीवानगी, जिसकी माई लिटिल गर्ल मैं तेरा वही दीवाना हूँ। अनाया की आंखें हैरत में फैल गई। उसका हाथ बुरी तरह से कांपने लगा था। उसकी आंखें भी नम हो गई और होठों पर एक मुस्कुराहट भी तैर रही थी। उसने झट से नजरें उठाकर पूरे कमरे में देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या क्या आप ही वो दीवाने थे मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए उसके शब्द अटक रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने तुरंत से अपने फ़ोन की तरफ देखा। सामने रुद्रम की कॉल आ रही थी। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसने जल्दी से उस कॉल को रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, यूं ही नहीं कहते, इश्क भुला देता है खुद को भी। तुझे पाकर वो खुद को भूल गया। माई लिटिल गर्ल मैं तेरा वही दीवाना हूँ। अनाया ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्रम की बात सुनकर अनाया अब कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसके होंठ खुले थे लेकिन उन होंठों से कुछ निकल नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। कहीं ना कहीं वो खुश थी और कहीं ना कहीं एक हल्की सी तकलीफ भी थी। तकलीफ इस बात की थी कि आज उसे अपने दीवाने के बारे में पता चला और ये जानकर कि रुद्रम ही उसका वो दीवाना है। उसकी रुद्रम से मिलने की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन रुद्रम उसके पास नहीं था। उसके बहते हुए आंसू देखकर रुद्रम कॉल पर बोला, लिटिल गर्ल जितना तुम रोती हो ना, मुझे तुम पर उतना ही गुस्सा आता है और तुम जानती हो मैं अपना गुस्सा तुम पर किस तरह से उतारूंगा। अब अगर तुम्हारी आंखों से आंसू का एक कतरा भी बाहर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया रोते हुए बोली, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता और आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं मिस्टर रुद्रम। आप सच में बहुत बुरे हैं आप। कोई ऐसा करता है क्या जैसा आप कर रहे हैं? एक पल अपनी दीवानगी जाहिर करना और दूसरे ही पल ये कहना कि आप मुझ पर अपना गुस्सा उतारेंगे। उसकी बात सुनते हुए रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो फ़ोन पर अनाया से बोला, यही तो रुद्रम सिंघानिया का अंदाज है जो उसे सबसे अलग बनाता है और इसी अंदाज पर तो तुम फिदा हो। अनाया ने मुंह बनाया और बोली, जाइए, बहम है आपको। मैं आप पर फिदा तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो तो बस अब आप पसंद। रुद्रम तुरंत से बोला, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं क्या लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बोली, नहीं नहीं मिस्टर रुद्रम प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। फिदा तो बहुत छोटा शब्द है। इतने दीवाने तो आप भी मेरे नहीं होंगे जितनी अब मैं आपकी हूँ। बोलते हुए उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। रुद्रम थोड़े सर्द लहजे में बोला, ओह रियली लिटिल गर्ल, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी दीवानगी मुझसे बढ़कर हो सकती है? उसकी बात सुनते हुए अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सच तो यही था कि रुद्रम की दीवानगी से बढ़कर सच में कुछ भी नहीं हो सकता। पिछले तकरीबन 4 साल से हर एक पल किसी के आसपास रहना लेकिन उसके सामने नहीं आना, किसी को इतनी शिद्दत से मोहब्बत करना, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना और वो सब जो रुद्रम ने अनाया के लिए किया था वो तो और भी ज़्यादा खास था। भले ही उसका प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग था लेकिन शायद यही सब कुछ तो रुद्रम सिंघानिया को रुद्रम सिंघानिया बनाता है और उसके इसी अंदाज पर तो शायद अनाया फिदा हुई थी। उसे मुस्कुराते हुए देख रुद्रम भी मुस्कुरा रहा था लेकिन फिर अचानक से उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया और वो अनाया से फ़ोन पर बोला, वैसे कल के तुम्हारा क्या प्लान है लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि न सिर्फ इस कमरे में बल्कि रुद्रम ने पूरे घर में कैमरा एक्सेस कर रखा है। वो तुरंत से बोली, आपको कैसे पता? रुद्रम बोला, मुझे तो बहुत कुछ पता है लिटिल गर्ल। ये बताओ तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा? अनाया का चेहरा उतर गया। वो भी झट से बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम आप मुझे नहीं रोक सकती, ये हक है मेरा। रुद्रम बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, तुम्हारा हक मेरी सांसों पर है लेकिन मेरी सांसों को भी हक नहीं कि तुम्हें जरा से भी तकलीफ दे। एक पल के लिए अनाया उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। रुद्रम उसे चुप देखकर बोला, तुम समझ रही हो ना लिटिल गर्ल, मैं जो कह रहा हूँ? तुम ऐसा कोई व्रत नहीं रखोगी जिसमें तुम्हें भूखा रहना पड़े। अगर मुझे पता चला कि तुम कुछ ऐसा
अनाया उसके बाद बीच में ही काट कर बोली, मैं ये व्रत रखूंगी मिस्टर रुद्रम, और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। आप हमेशा अपनी मनमर्जी की करते आए हैं, लेकिन इस बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इस बार अनाया सिंघानिया अपने दिल की करेगी, क्योंकि उसके दिल पर आपका राज है, तो थोड़ा बहुत असर तो आपका अनाया सिंघानिया पर होगा ही। मानती हूँ मैं आप मुझसे दूर हैं, इसलिए शायद मेरे सामने ना आ पाए, मैं अपना व्रत आपको देखकर ना खोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। पता है मुझे आप इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते, पता है मुझे आप इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मोहब्बत हुई है तो वहम दूर कैसे रह सकता है। आखिर एक वहम से ही तो मोहब्बत शुरू होती है। ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप आइए मेरे पास, क्योंकि जानती हूँ अगर मजबूरी नहीं होती तो आप मुझे छोड़ कर ही नहीं जाते, लेकिन बस एक वीडियो कॉल कर दीजिएगा, आपको देख कर ही मेरा व्रत खुलेगा। बोलकर उसने बिना रुद्रम का कोई जवाब सुन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रुद्रम फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। इतना तो वो जानता था कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अनाया नहीं मानेगी। अगर वो जिद्दी है तो अनाया भी कम कैसे हो सकती है। आखिर रुद्रम सिंघानिया की मोहब्बत है, अनाया सिंघानिया तो गुरूर, जिद और जुनून, उसमें कम कैसे हो सकता है। वो फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लगता है लिटिल गर्ल कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी करोगी और मैं भी तुम्हें बेवकूफ़ों की तरफ वीडियो कॉल करूँगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब उसकी नज़र उस गिफ्ट बॉक्स में थी, जिसमें उसने वापस वो सारा सामान रखा। एक बार फिर से उसने उस एल्बम को निकाला और उन सभी पिक्चर्स को देखती रही। उस रोज को अपनी उंगलियों से छूकर देखती रही और उस कार्ड पर लिखी हुई लाइनों को ना जाने उसने कितनी ही बार पढ़ा होगा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट लगातार खिली हुई थी। रुद्रम ने बिल्कुल सही कहा था कि आज रात वो उसकी नींद उड़ाने वाला है। ये जानकर कि रुद्रम ही उसका वो अनजाना दीवाना है, उसे नींद आने भी नहीं वाली थी। उसके दिल को बहुत सुकून मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने इस दीवाने के लिए एक अट्रैक्शन सी बहुत बार फील हुई थी। और जब उसकी शादी रुद्रम से हुई तो उसके दिल में एक गिल्ट भी था, लेकिन अब उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि कैसे वो जान ही नहीं पाई कि रुद्रम ही वो शख्स है जिसने बिना उसके सामने आए ही उसके दिल में दस्तक दी थी। उसने उस गिफ्ट बॉक्स को आराम से एक कप बोर्ड में रखा और बेड पर आ गई। कुछ देर वो यूं ही अपने फ़ोन पर रुद्रम की पिक्चर्स देखती रही। आज उससे सच में नींद नहीं आ रही थी और यूं ही रात के 4 बज चुके थे। कल कॉलेजेस और ऑफिस जाने का सोचकर उसने अब कुछ देर सोने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑफ करने के लिए बटन पर अपना हाथ लगाया तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन होगा, ये सोचकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने मानवी जी खड़ी थी। मानवी जी को इस वक्त वहां पर देखकर वो चौंक गई। तभी मानवी जी उसे देखते हुए बोली, व्रत तो तुम रखोगी लेकिन रश्म नहीं करनी क्या। अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। मानवी जी मुस्कुराकर बोली, कुछ मत पूछना मुझसे, जवाब नहीं दे पाऊंगी, बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सरगी की रस्म के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बोलकर उन्होंने हल्का सा उसके गाल को छुआ और वहां से चली गई। अनाया बस उन्हें जाते देखती रह गई। सिर्फ रुद्रम ही नहीं बल्कि रुद्रम की मॉम मानवी जी भी झटका देने में कुछ कम नहीं थी। उसे सरगी की रस्म के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो जल्दी से वापस रूम में आई और एक रेड कलर का सूट निकाल कर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। रेड कलर का प्लाजो सूट, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, खूबसूरत सा श्रृंगार, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अनाया तैयार होकर नीचे हॉल में आई, जहाँ पर मानवी जी उसका ही इंतजार कर रही थी। इस वक्त उन्होंने डाइनिंग टेबल पर सरगी की तैयारी कर रखी थी। सरगी, जो करवा चौथ के व्रत में सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाने वाली रस्म होती है। अनाया वहां पर आई और हैरानी से डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगी, जहां पर फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की काफ़ी सारी प्लेट्स लगा रखी थी। अनाया मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जानती हैं मिस्टर रुद्रम के बारे में। बोलते हुए वो मानवी जी की तरफ देख रही थी, जो वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। मानवी जी उनके बिल्कुल करीब आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, एक गलती की थी मैंने, लेकिन उस गलती की जो सज़ा मिली उसके बाद अब और कोई गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जब प्यार पर यकीन हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कभी उस यकीन को कम मत होने देना। अनाया किसी हद तक
उनकी बातों का मतलब समझ रही थी। उसने एक्साइटेड होकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और बोली, ये सब मेरे लिए है? आपको लगता है मैं इतना कुछ खा पाऊंगी? मानवी जी मुस्कुराकर बोली, खाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि फिर पूरा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। बस रात को चांद को देखकर ही अपना व्रत खोल पाओगी। उसकी बात सुनकर अनाया और भी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। वो मन ही मन बोली, चांद को तो देख लूंगी, लेकिन क्या मिस्टर रुद्रम को देख पाऊंगी? पता नहीं वो वीडियो कॉल करेंगे या नहीं। कहीं व्रत रखने की बात पर गुस्सा तो नहीं रहेंगे ना? बोलते हुए उसकी धड़कन धड़कन भी तेजी से बढ़ी हुई थी। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि रुद्रम उसे रात को वीडियो कॉल करेगा या नहीं। मानवी जी ने उसे चेयर पर बैठने के लिए कहा और फिर अपने हाथों से उसे खिलाना शुरू किया। थोड़ा सा खाकर ही अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3-4 दिनों का खाना एक साथ खा लिया हो। मानवी जी उसे देखते हुए बोली, अब खाने के लिए नखरे दिखा रही हो, लेकिन बाद में भूख से रोना मत। जानती हूँ मैं तुम्हें भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बात पर अनाया मुंह बनाकर बोली, भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन बोलते बोलते उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी। मानवी जी बस मुस्कुरा कर रह गई। कुछ देर बाद अनाया वापस अपने कमरे में आ गई और उसके जाने के बाद मानवी जी उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो सब चीज खाने लगी। अनाया जो अपना फोन डाइनिंग टेबल पर ही भूल गई थी, जब वो अपना फ़ोन वापस लेने आई तो उसने ध्यान दिया कि हमेशा मानवी जी बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े पहनती थी, लेकिन आज उन्होंने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जो ज़्यादा डार्क नहीं था लेकिन रोजाना की तरह लाइट भी नहीं था। और वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ्रूट्स खा रही थी, जबकि ना जाने कितनी बार कहने के बाद भी मानवी जी ढंग से खाना नहीं खाती थी। उन्होंने बस एक एप्पल खाया और उस खाने को नमस्कार कर वहाँ से उठ गई। उसके बाद उन्होंने खुद सारा खाना वापस किचन में रखना शुरू कर दिया। अनाया हैरानी से ये सब देख रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो जानती थी कि मानवी जी से अगर वो कुछ पूछेगी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसे रुद्रम से ही पूछना पड़ेगा, पर रुद्रम से भी जवाब मिलेगा या नहीं ये भी कंफर्म नहीं था। वो डाइनिंग टेबल से अपना फ़ोन लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। अब उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसने वक्त देखा तो 5:30 बजने वाले थे। उसके पास बहुत कम वक्त था, लेकिन उसे नींद इतनी जोरों से आ रही थी कि उसे सोना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अग्रिम की नींद उड़ी हुई थी। कल पूरी रात वो शराब पीता रहा और पल्लवी उसके साथ ही थी। जब उसे पता चला कि अनाया को कुछ भी नहीं हुआ, तब से ही वो सिर्फ पिए जा रहा था और पल्लवी उसे देखे जा रही थी। अब सुबह सुबह उसने पीना बंद किया और अपनी जगह से उठकर पल्लवी के पास आया, जो बेड पर आराम से सो रही थी। बेड के पास आकर उसने पल्लवी से ब्लैंकेट हटाया। पल्लवी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, प्लीज सोने दो ना अग्रिम, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, अब तुम भी सो जाओ। अभी वो इतना बोल ही रही थी कि अग्रिम ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और तुम साली को सोने से फुर्सत नहीं। तूने मुझसे कहा था कि वो अनाया मर जाएगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो सिंघानिया पैलेस में है और चैन से सो रही होगी, जबकि मैं यहाँ सिर्फ तड़प रहा हूँ अपनी ही चीजों के लिए। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पल्लवी अपनी जगह से उठकर बैठी और उससे अपना चेहरा छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अग्रिम ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तो वो अनाया अब तक मर चुकी होती, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तुमने अपना काम जानबूझकर ढंग से नहीं किया ना? उसकी बात सुनकर पल्लवी की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ऐसा नहीं है अग्रिम, मैंने सब कुछ किया था, पर ना जाने कैसे वो बच गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारा काम हर हालत में करूंगी। आज उस अनाया की सांसें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बोलते हुए वो अग्रिम के चेहरे की तरफ देख रही थी। अग्रिम ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से दबाते हुए पकड़ा और बोला, लेकिन अगर आज भी वो अनाया बच गई तो? पल्लवी तुरंत से बोली, तो तुम मेरी जान ले लेना। अग्निम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो पल्लवी की गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी जान नहीं, फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। बोलते हुए उसने पल्लवी को बेड पर गिरा दिया था। पल्लवी हैरानी से देखने लगी और अग्रिम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उस पर झुक गया। कुछ देर बाद वहां पर पल्लवी की चीखें गूंज रही थी। वहीं सिंघानिया पैलेस, सुबह के 10 बजे।
अनाया की आंखें खुली। आंखें खुलते ही वो झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसने अपने फ़ोन में वक्त देखा तो 10 बज रहे थे, जबकि उसे 9 बजे ही कॉलेज पहुंचना था। पर अब उसके पास कॉलेज जाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसे 12 बजे एक मीटिंग भी अटेंड करनी थी, जो कि पल्लवी और ध्रुव के साथ ही होने वाली थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बैठी। उसे पता था कि करवा चौथ के लिए उसे रेडी होते होते हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही रेडी होना चाहती थी जैसे हर मैरिड लड़की होती है। इसलिए उसने अपने लिए एक पीकॉक कलर की साड़ी ली और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग के सामने बिल्कुल तैयार होकर खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से मेकअप किया था। उसका मंगलसूत्र हमेशा उसकी कलाई पर बंधा होता था, लेकिन सिंदूर उसने काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को शक हो, लेकिन आज उसे सिंदूर लगाना था। उसने हल्का सा अपने बालों को अलग किया और अपनी मांग को इस तरह से भरा कि किसी को उसका सिंदूर नजर भी ना आए और उसकी विश पूरी भी हो जाए। मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर निकली। हॉल में आते ही उसका सामना सौंदर्या और मधु जी से हुआ, जो उसे देखते हुए एकदम से शॉक हो गई थी। आज तो उनकी नज़र में अनाया ने हर हद पार कर दी थी। इतना ज़्यादा तैयार होना और इस तरह से कपड़े पहनना उन्हें हद से ज़्यादा शौक दे रहा था, और अब इस शौक का बदला वो अनाया की बेइज्जती करके लेने वाली थी। लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया उनकी तरफ देखते हुए बोली, आज आप लोगों से बहस करके मुझे अपना दिन खराब नहीं करना, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बोलकर वो जल्दी से सिंघानिया मैंसन के बाहर की तरफ चली गई। सौंदर्या और मधु जी उसे बस जाते देखती रह गई, लेकिन जहां मधु जी के चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी, वहीं सौंदर्या के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। कुछ सोचते हुए उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। अनाया सिंघानिया इंडस्ट्रीज में आई और वो आते ही मीटिंग हॉल में चली गई, जहां पर ध्रुव और पल्लवी उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनाया को देखकर पल्लवी भी एकदम से हैरान रह गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रुद्रम के जाने के बाद अनाया इस तरह से रेडी होगी, और वो भी करवा चौथ वाले दिन। उसे लगा आज के दिन अनाया पहले ही कमज़ोर होगी और अब उस पर वार करना और भी ज़्यादा आसान होगा। मीटिंग स्टार्ट हुई और कुछ ही देर बाद मीटिंग खत्म हुई। तभी अनाया का हाथ टेबल पर रखे हुए पेन पर लगा और पेन नीचे गिरा। अतुल्य पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले ही अनाया ने हाथ दिखाकर उसे रोका और खुद नीचे झुककर पेन उठाया। तभी पल्लवी की नज़र उस पर गई और उसके सिर पर, उस जगह पर भी जहाँ पर उसने सिंदूर लगा रखा था। पल्लवी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना ही कोई प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अब उसने जो देखा उसके बाद वो बस शॉक होकर रह गई। अनाया अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। पल्लवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा आपको मिसेस सिंघानिया, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हैं। अभी 2 महीने हुए हैं मिस्टर रुद्रम को इस दुनिया से गए, और लगता है बहुत जल्दी आप उन्हें भूल गई। कहीं जल्दी ही हमें कोई गुड न्यूज़ तो नहीं मिलने वाली? बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। अनाया को पल्लवी पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो बस उसके सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, जबकि पल्लवी के बारे में सब कुछ जानने के बाद उसका मन तो उसे 2-4 थप्पड़ लगाने का कर रहा था। लेकिन अभी भी उसने एक मुस्कुराहट के साथ पल्लवी की तरफ देखा और बोली, शायद आप भूल रही हैं मिस पल्लवी कि ये एक बिजनेस मीटिंग है, और मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे किसी का भी इंटरफियर पसंद नहीं, और उन लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं जिन्हें किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने के अलावा और कोई काम ही ना हो। आई होप आइंदा आप अपनी लिमिट में रहेंगी। पल्लवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे अनाया ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया हो। अनाया अपनी जगह से उठी और मीटिंग हॉल से बाहर निकल गई। पल्लवी और ध्रुव बस उसे जाते देखते रह गए। अनाया अपनी जगह से उठी और मीटिंग हॉल से बाहर निकल गई। पल्लवी और ध्रुव बस उसे जाते देखते रह गए। ध्रुव का चेहरा नॉर्मल था, लेकिन पल्लवी गुस्से से कांप रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद अनाया ने अपनी बाकी की मीटिंग अटेंड की और शाम को 7 बजे के करीब वो फ्री हुई। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसने एक तो उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और ऊपर से तरह तरह के प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड करने के बाद उसका दिमाग अब एकदम ठप हो चुका था। अतुल उसकी हालत देख रहा था। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मैम, अब आप घर चले जाइए, मैं अभी आपके लिए गाड़ी अरेंज। अभी वो बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए अपनी बात बदल कर वो अनाया से बोला, मैं नीचे गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैम, आप जल्दी से आ जाइए। बोलकर वो वहाँ से चला गया। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनाया हैरानी से अतुल को जाते हुए देख रही थी। अभी अभी वो उसे बोल रहा था कि वो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करता है, और अभी खुद उसे सिंघानिया मैंसन ड्रॉप करने का बोल रहा था।
लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और अपनी जगह से खड़ी होकर लिफ्ट एरिया से होते हुए नीचे पार्किंग एरिया में आई, जहां अतुल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। अनाया गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई और गाड़ी सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गई। सिंघानिया पैलेस। कुछ देर बाद अनाया की गाड़ी सिंघानिया पैलेस पहुंची और वो गाड़ी से निकलकर पैलेस के अंदर आई। आते ही उसका सामना माया जी से हुआ, जो शायद उसका ही इंतजार कर रही थी और नाराज भी लग रही थी। अनाया सीधा अपने कमरे में जाने वाली थी, लेकिन माया जी को अपने रास्ते में देखकर उसके कदम रुक गए। माया जी उसे देखते हुए बोली, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी अनाया। अनाया हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो हमेशा उसे बच्ची कहकर बुलाती थी और आज वो उसे अनाया कह रही थी। माया जी उसके बिल्कुल करीब आई और सर से लेकर पैरों तक देखते हुए बोली, लगता है कुछ खास दिन है तुम्हारे लिए, तभी इस तरह से। उसकी बात सुनकर अनाया को समझ आया कि उनके चेहरे पर जो नाराजगी है वो किस बात को लेकर है। वो उन्हें देखते हुए बोली, दादी माँ। वो कुछ कहते उससे पहले ही माया जी बोली, आज तुम कुछ नहीं कहोगी अनाया, आज सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगी। रुद्रम की मौत का सदमा हमें भी है। इस घर का इकलौता वारिस इस घर से चला गया। जब हम उससे जुड़े नए सपने देख रहे थे, तब वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इससे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या ही होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ अब हमें तुम दे रही हो। रुद्रम इस दुनिया से चला गया है और अब तुम्हें इस तरह से देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम तकलीफ में हो या फिर तुम हमारे रुद्रम को भूल ही चुकी हो। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम रुद्रम की सारी जिम्मेदारी संभाल रही हो और दूसरी तरफ हमें लगता है कि उसके जाने का गम सिर्फ हमें है, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोलते हुए माया जी की आंखों में तो नमी आई ही। उनकी बातें सुनते हुए अनाया की आंखें भी नम हो गई थी। माया जी के पीछे खड़ी सौंदर्या और मधु जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। अनाया उन दोनों को देखते हुए समझ गई थी कि माया जी के बोल उनके नहीं हैं, बल्कि ये बोल उनसे बुलवाए जा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर मानवी जी भी खड़ी थी, पर उनकी बदनसीबी थी कि आज भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अनाया नम आंखों से माया जी को देखते हुए बोली, दादी माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। माया जी एक बार फिर से उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, अब हम तुम्हारी ये बातें नहीं सुनना चाहते। अगर सच में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो हमें बताओ। हम जितना जल्दी हो सके तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, क्योंकि हम तुम्हें इस तरह से देखकर और ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रुद्रम हमें छोड़कर चला गया, हम इस बात को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से तुम्हारा इस तरह से रहना रुद्रम और हमें दोनों को ही और ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और अगर तुम्हें रुद्रम की प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम हमसे मांग सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। उनकी आखिरी बात सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। सुबह से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी और अब माया जी की बातें सुनते हुए उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। पर एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और एक गहरी नज़र पीछे खड़ी मधु जी और सौंदर्या को देखा। उसके बाद वो माया जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम अनाया रुद्रम सिंघानिया है और ये नाम मुझे मेरे मिस्टर रुद्रम ने दिया था। बेशक मिस्टर रुद्रम मेरे साथ हैं या नहीं, लेकिन ये नाम और मिस्टर रुद्रम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। और रही बात प्रॉपर्टी और बाकी सब चीज़ों की, तो जब मिस्टर रुद्रम ने खुद अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया, तो अब ना ही कोई और इन चीज़ों को मुझसे छीन सकता है और ना ही किसी के कहने से ये चीज़ें मुझसे पराई हो जाएगी। बाकी आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं। बोलकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका जवाब सुनकर माया जी को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी। वो वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं सौंदर्या और मधु जी दोनों ही उसे जाते हुए गुस्से से देख रही थी। अनाया का यूं बेबाकी से अपनी सारी बातें कहना ही उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। आज उन्होंने माया जी को अपना हथियार बनाकर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन माया जी भी अनाया पर कुछ असर नहीं दिखा पाई, जिससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी। तभी अतुल्य घर के अंदर आया और अनाया के बारे में पूछा। अतुल्य को देखकर सौंदर्या ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और मुस्कुराती हुई उसके पास आई, लेकिन अतुल्य पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया कहाँ हैं? उस सर्वेंट ने बताया कि अनाया अभी अभी अपने रूम में गई हैं। अतुल्य भी लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ने लगा। सौंदर्या उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अनाया से क्या काम?
अतुल ऊपर रूम की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मिसेस सिंघानिया से काम है तो मुझे उन्हीं से डिस्कस करना चाहिए, बोलकर वो लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गया और वहीं उसका सौंदर्य को यूं नजरअंदाज करना और अनाया के कमरे में जाना सौंदर्य को हद से ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। उसे अतुल्य हमेशा से पसंद था, लेकिन अतुल्य ने कभी उसे भाव नहीं दिया। रुद्रम कभी भी अतुल्य को उसके करीब आने ही नहीं देता था। अतुल्य ने अनाया के कमरे के बाहर आकर दरवाजा नॉक किया। अनाया जो अभी अभी दरवाजा खोलकर रोते हुए अंदर आई थी, अचानक से ही अंदर आते उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अभी चौंक कर सामने की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंखों को साफ कर दरवाजा खोला और सामने अतुल्य को देखकर हैरान हुई। अतुल्य अपनी पॉकेट में से अनाया का फोन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आप गाड़ी में ही भूल आई थी। फोन को देखकर अनाया ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा। उससे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। उसने फोन लिया और अतुल्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनाया दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि किसी ने जोर से दरवाजा बाहर से अंदर की तरफ किया। अनाया एकदम चौंक गई। उसने सामने देखा तो सौंदर्या गुस्से से कांपती हुई वहां खड़ी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सौंदर्या हल्का सा अंदर आ गई और उसकी नजर कमरे में गई। कमरे को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ही बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ था और वहां रखे टेबल पर करवा चौथ के व्रत की थाली रखी हुई थी। क्योंकि यह चांद निकलने का वक्त हो चुका था और अनाया को अपना व्रत खोलना था, इसलिए मानवी जी ने ये सब तैयारी करवाई थी। सौंदर्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली, तो अब समझी मैं तुम्हारा सारा खेल। कितना महान बनने की कोशिश कर रही हो ना तुम सबके सामने। रुद्रम के जाने के बाद उसकी फैमिली को संभाल रही हो, उसके बिजनेस को संभाल रही हो, लेकिन ये यहाँ तो मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मैडम ने करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन किसके लिए? कहीं अतुल्य के लिए तो नहीं रखा, इसलिए वो तुम्हारे कमरे में आया हो और मुझे देखकर वापस चला गया। अनाया गुस्से से बोली, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बोलते हुए उसने अपनी उंगली सौंदर्या की तरफ पॉइंट कर दी थी। सौंदर्या ने उसकी कलाई पकड़ी और गुस्से से बोली, मेरे सामने अपने गुस्से को काबू रखो, क्योंकि मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हारा ये सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाने में। तब सबको पता चलेगा कि तुम कितनी आदर्शवादी लड़की हो। अभी कुछ महीने नहीं हुए रुद्रम को मरे और तुम गुलछर्रे भी उड़ाने लगी, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके बारे में कभी किसी को शक भी ना हो। यहाँ हम सोच रहे हैं कि बिजनेस मीटिंग में तुम बिजी हो, लेकिन ऑफिस के कैबिन में क्या होता होगा ये मुझे अब समझ में आ रहा है। उसके मुंह से इतनी गंदी बातें सुनकर अनाया को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। वो कमजोर पड़ने लगी थी। शायद आज दिन ही ऐसा था कि रुद्रम की जरूरत भी उसे हद से ज्यादा महसूस हो रही थी और इसी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सौंदर्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें जो करना है करो। वो अभी बोल ही रही थी कि अनाया ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर की तरफ खींचने लगी। सौंदर्या एकदम हैरान रह गई। अनाया उसे खींचते हुए दरवाजे से बाहर लेकर आई और बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार कहा है कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में किसी की इंटरफेयर पसंद नहीं, लेकिन शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। समझ आएगी भी क्यों, दिमाग तो सारा दिन बेकार की बातों में लगा रहता है। वेल, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आइंदा से मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना मत आना, वरना सिर्फ रूम से ही नहीं घर से बाहर निकाल दी जाओगी। एंड नाउ आई मीन इट। बोलते हुए उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो यूं ही नहीं बोल रही, सच में वैसा कर भी सकती है। सौंदर्या उसे देखती ही रह गई और अनाया ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू निकल गए। सौंदर्या गुस्से से तिल मिलाती हुई वहां से चली गई। अनाया रोते हुए अंदर आई और सीधा बालकनी में आई। उसने देखा तो चांद निकल चुका था। कितनी ख्वाहिशें और ख्वाबों को देखती हुई वो घर पर आई थी कि आज उसका पहला करवा चौथ का व्रत है। उसे यकीन था कि रुद्रम उसे वीडियो कॉल करेगा और वो चांद को और रुद्रम को देखकर अपना व्रत खोलेगी, लेकिन सबकी कड़वी बातों को सुन सुनकर अब उसे रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो चांद की तरफ देखकर रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम आप ये सब? क्यों आप मुझे छोड़ कर गए? आप यहाँ रह कर भी तो अपनी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे ना। मानती हूँ कोई मजबूरी होगी, लेकिन क्या वो मजबूरी मुझसे भी बढ़कर है? कितना कुछ सोचा था मैंने आज के लिए, आज के दिन के लिए, लेकिन सब खराब हो गया। कितनी ख्वाहिशें थी, लेकिन ना ही आपको मेरी कोई फिक्र है और ना ही कोई और मुझे ताना देने का एक भी मौका छोड़ता है। अब मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। कीजिए आपको जो करना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जिस तरह ये चांद सबसे दूर है, मेरा भी मन कर रहा है चली जाऊं यहाँ से कहीं और।
और कभी वापस। अभी वो बोल ही रही थी कि उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसे अपने कोरे पेट पर दो हाथ चलते हुए महसूस हुए और वो हाथ जिस शख्स के थे उसकी खुशबू ही अनाया को पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसकी सांसें गहरी होने लगी और दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी पीठ किसी के सीने से लगी हुई थी। एक हाथ उसके कंधे के पास आया और उसके बालों को गर्दन से हटाकर किसी ने उसकी एकदम ठंडी पड़ चुकी गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए और अनाया ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया क्योंकि उसकी धड़कनों को वो संभाल नहीं पा रही थी। पर अगले ही पल उस शख्स ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से उलझा लिया और बोला, हर कोई दीवाना है इस चांद का, इसलिए इस चांद को गुरूर है। जुदाई तड़पाए दिल को, ये बेदर्द मोहब्बत का कसूर है। तो ख्वाहिश करे और ख्वाहिश पूरी ना हो तो सजा ये मौत भी हमें मंजूर है। धड़कनें जो थमने लगी थी अब उफान ले रही है। दिले दुश्मन ये तेरी छुअन का सुरूर है। अनाया एकदम तड़फ कर बेहद गहरी आवाज में बोली, मिस्टर रुद्रम। रुद्रम के मुंह से वो सारी लाइन सुनकर अनाया का दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़क उठा। वो बेहद गहरी और तड़प से भरी हुई आवाज में बोली, मिस्टर रुद्रम। रुद्रम जिसका चेहरा अनाया के कंधे पर था, उसने उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। अनाया ने झट से पलटना चाहा लेकिन रुद्रम ने उसे पलटने नहीं दिया और यूं ही उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए बोला, नजरों से गुजरते हैं लोग कई पर नजरों में बसता है कोई कोई। छूने को तो छू लेते हैं जिस्म हजारों लेकिन रूह में उतरता है कोई कोई। प्यार तो हो जाता है हर किसी को, दीवानगी ये इश्क में पागल हो कोई कोई। आंखों से तो पहचान ले हर कोई, बंद आंखों से भी जान ले यार वो हो कोई कोई। बोलकर एक बार फिर से रुद्रम ने अनाया की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अनाया की एक आह निकल गई। अब वो और ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और झट से पलट कर रुद्रम के सामने हुई। रुद्रम उसके सामने था। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने है वो ख्वाब है या हकीकत। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्रम के गाल को छुआ तो हाथ रुद्रम के गाल पर आते ही पूरे जिस्म पर एक सिरहन सी दौड़ गई। अनाया के रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्रम चेहरे पर झुका और अपनी अंगूठी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हारी ख्वाहिश मुझे अपने सामने देखकर रोने की थी? अनाया ने झट से अपना सर ना में हिलाया और खुद भी अपने आंसू साफ करने लगी। रुद्रम ने उसके हाथ को हटाया और खुद अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हें आंसू देने का और तुम्हारे आंसू पोंछने का हक तो सिर्फ मेरा है लिटिल गर्ल। तुम मुझसे मेरा हक कैसे छीन सकती हो? उसकी बात सुनकर रोती हुई अनाया को भी हंसी आने लगी। अभी तक रुद्रम का पागलपन बिल्कुल नहीं बदला था। अभी भी उसकी आंखों में वो डेविलनेस दिखाई दे रही थी। वो रुद्रम की तरफ देखती हुई बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? रुद्रम के होठों पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। रुद्रम उसी डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? अनाया तुरंत से बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम बता दीजिए ना। और पहले एक बात बताइए, अब आप जाएंगे तो नहीं ना? अब तो आप मुझे उस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे ना? बोलते हुए उसकी आंखों के सामने वो पल चल रहा था जब वो कार ब्लास्ट हुई थी। उस पल अनाया को लगा था जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। रुद्रम ने अपने आसपास देखना शुरू किया। टेबल पर करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए एक थाल रखी गई थी जिसमें जरूरत का सब सामान था। उसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद भी अपनी चांदनी में मगरूर था। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपना व्रत नहीं खोलना क्या? उसकी बात सुनकर अनाया को याद आया कि उसने व्रत भी रखा हुआ है। हालांकि उसे भूख प्यास सब लगा था लेकिन रुद्रम को अपने सामने देखते ही वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो एक बार फिर से बोली, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको जो भी करना है वैसे भी करना है, जैसे भी करना है, प्लीज़ यही मेरे पास रहकर कीजिएगा। अनाया बोल ही रही थी कि रुद्रम ने झुककर टेबल से प्लेट उठाई और अनाया के सामने करते हुए बोला, प्यास तुम्हें लग रही है लेकिन तुम्हारी ये प्यास तकलीफ मुझे दे रही है। उसकी बात सुनकर अनाया चुप हो गई। उसे रुद्रम से वादा लेना था जो अब वो व्रत खोलने के बाद लेने वाली थी, पर पहले उसे सच में व्रत खोलना था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। उसने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर रुद्रम से वो थाली ली और उसमें हल्दी से दिया वगैरह जलाए। जल्दी से दिया वगैरह जलाए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी।
उसका पहला करवा चौथ का व्रत था और उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रुद्रम उसे इस तरह से सरप्राइज देगा। वो तो वीडियो कॉल के लिए भी कंफर्म नहीं थी और यहाँ रुद्रम खुद उसके सामने आ गया था। उसने जल्दी से आरती वगैरह की और फिर छलनी से अब पहले चांद को देखा और फिर रुद्रम को। उसके होठों पर मुस्कुराहट ही बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। सब कुछ करने के बाद उसने दोबारा रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम की गहरी नजरें भी उस पर थी। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब पानी पिलाकर खुलवाइए मेरा व्रत। बोलते हुए उसने प्लेट में रखे हुए पानी के गिलास की तरफ देखा, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथों से प्लेट लेकर वापस टेबल पर रख दी। अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। वो तुरंत से बोली, मिस्टर रुद्रम, आपको मुझे पानी पिलाना है। तभी तो मेरा व्रत। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम बिल्कुल उसके करीब हो गया और उसके चेहरे पर झुक गया। अनाया की धड़कन एक बार फिर से जोरों से बढ़ने लगी। उसके वो बिल्कुल गुलाबी होंठ कांपते हुए फड़फड़ाने लगे। जरूरत औरों को होती होगी प्यास बुझाने के लिए पानी की, तेरे होठों की तलब के लिए तड़प मेरे होठों पर समुद्र सी है। उसकी बात सुनकर अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई और रुद्रम ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर पानी की जगह अपने प्यार से उसका व्रत खोल दिया। लेकिन रुद्रम ने सिर्फ उसके होठों को अपने होठों से छुआ नहीं, बल्कि उसे किस करने लगा। अनाया अंदर तक सिहर उठी। पानी की प्यास तो सिर्फ एक दिन की थी, लेकिन रुद्रम के लिए तो वो महीनों से तड़प रही थी। उसने भी रुद्रम के कंधे पर अपने हाथ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगी। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे खींचकर खुद से लगा लिया। वो पूरी तरह से पैशनेट होकर अनाया को किस कर रहा था। अनाया भी उतनी ही ज्यादा उसमें खो रही थी। आसमान में चमक रहा चांद भी इस वक्त उन दोनों पर अपनी चांदनी बरसा रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम ने अपने होठों को अनाया के होठों से हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। खूबसूरत तो वो आज सुबह से ही बेइंतहा लग रही थी, लेकिन अब जो उसके चेहरे पर नूर था, उसके सामने तो आसमान में चमक रहा चांद भी पूरी तरह से फेल था। अनाया कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया एकदम से चौंक गई। उसने रुद्रम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी थी। रुद्रम उसे लेकर अंदर आया और उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगा। अनाया उसे देखते हुए बोली, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी बात पर रुद्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे बेड पर गिरा दिया। अनाया हैरानी से उसे देखती रह गई। पिकॉक कलर की साड़ी में बेड पर लेटी वो रुद्रम को एकदम मदहोश कर रही थी। रुद्रम की नजरें उसके पेट पर टिकी थी, जो साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से अनाया का चेहरा जो बेहद खूबसूरत लग रहा था, वो तो रुद्रम को और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल करने लगा था। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए रुद्रम उस पर झुका और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। अनाया की आंखों में और भी ज्यादा मदहोशी छाने लगी। रुद्रम उसकी होठों की तरफ देखते हुए बोला, किस चीज की भूख ज्यादा लगी है लिटिल गर्ल, मेरी या खाने की? बोलते हुए उसने अपनी जीभ को अपने होठों पर चलाया। अनाया का बस कत्ल नहीं हुआ, बाकी कमी भी नहीं रह गई थी। वो भी रुद्रम की होठों की तरफ देखते हुए बोली, आपकी। उसका बस इतना ही बोलना था कि रुद्रम एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा और इस बार और भी ज्यादा वाइल्ड होकर। अनाया ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथों को अपने हाथों से हटाकर ऊपर की तरफ लगाया और उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनाया की आहें निकलने लगी। वो भी रुद्रम को छूना चाहती थी, उसके पीठ पर अपना हाथ रखना चाहती थी, उसके बालों में अपना हाथ चलाना चाहती थी, उसे किस भी करना चाहती थी। जिस तरह से वो उसे पागल कर रहा था, वैसे वो भी उसे पागल करना चाहती थी। लेकिन रुद्रम ना उसके होठों को छोड़ रहा था और ना ही उसे किसी तरह खुद पर हावी होने दे रहा था, बल्कि वो खुद पूरी तरह से अनाया पर हावी हो चुका था। कभी उसके कंधे तो कभी उसकी गर्दन, कभी उसके होठों पर वो लगातार अपने होठों से प्यार बरसा रहा था। अनाया तड़प कर बोली, मिस्टर रुद्रम। रुद्रम भी मदहोशी भरी आवाज में बोला, बोलो लिटिल गर्ल। अनाया बेहद गहराई हुई आवाज में बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर रुद्रम। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा और अपनी निकालने लगा। अनाया ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और अगले ही पल उसके हाथ बंध चुके थे। अनय की आंखें बड़ी हो गई। रुद्रम उसके चेहरे पर झुककर बोला, मिलूंगा तुम्हें इस कदर की तड़प
बचे भी ना और पूरी भी हो, बोलकर उसने अनाया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी साड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया। अनाया की सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई। रुद्रम नीचे झुका और उसके पेट की तरफ देखते हुए अपने होठों पर लगा लिया। अनाया का पेट खुद ब खुद हिलोरे लेने लगा। उसकी उफान लेती हुई सांसें उसे और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। रुद्रम ने अपने होठ उसके पेट पर रखे और अपने होठों से उसे चूमते हुए वापस उसकी गर्दन तक आया। अगले ही पल उसने अनाया की कमर पर अपना हाथ डालकर उससे कुछ ही देर बाद अनाया की पूरी साड़ी भी बिखरी हुई थी और पूरे कमरे में अनाया की गहरी गहरी सांसें गूंज रही थी। रुद्रम के पैर अनाया के पैरों से लिपटे हुए थे और वो अनाया के साथ प्यार कर रहा था। अनाया में बिल्कुल जान नहीं थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन वो भी पूरी तरह से रुद्रम को रिस्पॉन्स दे रही थी। करीब 3 घंटे रुद्रम उस पर अपने प्यार की बरसात करता रहा। थक कर रुद्रम ने अपना सर तकिया पर रखा और अनाया के बगल में लेट गया। झट से अनाया उसके सीने से लग गई और मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी रुद्रम के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। लेकिन तभी अनाया के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए और उसने रुद्रम के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। रुद्रम ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोला, गिफ्ट याद है तुम्हें? मुझे लगा जैसे खाना खाना भूल गई हो, वैसे गिफ्ट भी भूल गई होगी। उसके कहने पर अनाया ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तो भूल ही गई कि मुझे भूख भी लगी है, पर शायद अब मेरी भूख खत्म हो गई। बोलते हुए रुद्रम पर अनाया की नजरें और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और उसकी मुस्कुराहट भी लंबी हो चुकी थी। रुद्रम ने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटाया और बोला, नहीं लिटिल गर्ल, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, तुम्हें खाना खाने से पहले मेरा गिफ्ट मिल जाएगा। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो चहक कर बोली, क्या सच में? रुद्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया। अनाया झट से हल्की सी ऊपर हुई और बोली, ठीक है, फिर मुझे पहले खाना खाना है। लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गई थी क्योंकि खाना तो रूम में था ही नहीं। वो तो उसे नीचे से लेने जाना पड़ता क्योंकि इस वक्त तो कोई सर्वेंट भी मौजूद नहीं था और ना ही वो किसी सर्वेंट को बुलाकर रिस्क ले सकती थी। उसका मुंह बनता हुआ देखकर रुद्रम की नजरें उस पर तिरछी हो गई। अनाया झट से बोली, ठीक है, मैं खुद खाना लेने जाऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको मुझे मेरा गिफ्ट देना होगा। बोलते हुए उसने रुद्रम के आगे एक बार फिर से अपना हाथ बढ़ाया। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनाया बिस्तर से खड़ी होने लगी। अब तक दोनों एक ब्लैंकेट से कवर थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर शर्म की मुस्कुराहट तैर रही थी। रुद्रम ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाया और बोला, अभी भी शर्मा रही हो? अनाया शर्माते हुए बोली, अगर इस तरह से आपके सामने आऊंगी तो शर्म तो आएगी ही। रुद्रम उसके कान के पास अपने हाथ लाकर बोला, एवरी इंच ऑफ योर बॉडी इज इन माई आइज। तुम खुद को छुपा कर भी मुझसे छुपा नहीं सकती। उसकी बात सुनते हुए अनाया के गाल गर्म होने लगे थे। रुद्रम मुस्कुरा कर बोला, अब जाओ वरना मैं दोबारा वाइल्ड हो जाऊंगा। उसके कहने पर अनाया की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से बिस्तर से उठकर कपड़े पहन नीचे गई ताकि जल्दी से जल्दी खाना ला सके। अनाया मुस्कुराते हुए नीचे किचन में आई और जल्दी से अपने लिए खाना लगाने लगी। खाने में इतना कुछ बना था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ट्रे में रखे और क्या नहीं। आज वो कितने दिनों बाद रुद्रम के साथ खाना खाने वाली थी। इतनी तो उसे भूख नहीं लगी थी जितनी वो एक्साइटेड हो रही थी। उसने जल्दी से सारी चीज़ें रुद्रम की पसंद के हिसाब से ट्रे में रखी और ट्रे को लेकर अपने कमरे में आई। उसने दरवाज़ा खोला और बेड की तरफ देखा जहाँ रुद्रम नहीं था। वो मुस्कुराई और वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, मैं खाना ले आई, लेकिन आपका गिफ्ट ना जाने अभी भी कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बोलते हुए उसने खाना टेबल पर रख दिया था। वो वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से वॉशरूम से बाहर आई, लेकिन बोलते बोलते वो रुक गई और कुछ सोचते हुए बोली, क्यों ना मैं ही वॉशरूम में चली जाऊं। बोलकर मुस्कुराते हुए वो वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन वॉशरूम की लाइट ऑफ थी और उसने अंदर झांक कर देखा तो वॉशरूम में कोई नहीं था। वो पूरी तरह से वॉशरूम के अंदर आई और रुद्रम को ढूंढने लगी, लेकिन ढूंढते हुए वो बाहर भी आई पर रुद्रम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी धड़कनें एक बार फिर से थमने लगी और आंखें नम होने लगी। उसने जल्दी से चेंजिंग रूम में चेक किया पर रुद्रम वहाँ भी नहीं था। वो वापस रूम में आई और बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ मिस्टर रुद्रम। आप
अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और वो भी इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गलत कर रहे हैं आप ये सब। अब मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बोलते हुए उसने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को साफ किया। तभी उसकी नज़र सामने बेड पर गई, जहाँ पर एक लेटर रखा था। वो उस लेटर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसे। मुझे नहीं पढ़ना कोई लेटर, ना ही मुझे अब किसी और से आपकी कोई बात सुननी है। मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं। मैं नहीं जाने दूंगी आपको कहीं भी। बोलते हुए वो पूरे कमरे में देख रही थी, लेकिन करीब 10 मिनट यूं ही बोलते रहने पर भी उसके पास कोई जवाब नहीं आया। आखिर हार कर वो अपने आंसू साफ करते हुए बेड पर आई और उस लेटर को उठाया। उस लेटर में लिखा था, लिटिल गर्ल, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे गिफ्ट चाहिए, और तुम जानती हो मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ, लेकिन मुझे जाना होगा। पर वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे गिफ्ट के साथ तुम्हारे पास लौटूंगा। कुछ अधूरा सा रह गया है जो मैं आकर पूरा करूंगा। तब तक मेरे लिए यूं ही तड़पती रहना, क्योंकि तुम्हारा तड़पना मुझे पसंद है, फिर चाहे वो मेरे लिए हो या मेरे साथ हो। उस लेटर को पढ़ते हुए अनाया के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसे समझ नहीं रहा आ रहा था वो क्या रिएक्शन दे। एक तरफ उसे रुद्रम के जाने का बुरा लग रहा था, तो दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी कि रुद्रम सिर्फ उसके लिए ही आया था। अनाया ने करवा चौथ का व्रत रखा था, और उसके दिल में ख्वाहिशें थी कि वो ये व्रत रुद्रम के साथ कंप्लीट करे, और रुद्रम उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही आया था। रोते रोते ही उसने उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से गिफ्ट वाली बात आई। रुद्रम को अगर उसे कोई गिफ्ट देना होता तो वो उसे अभी दे सकता था। आज तक रुद्रम ने ना जाने उसे कितने ही गिफ्ट दिए, और सब एक से एक कीमती और एक से एक खूबसूरत होते थे, जो पलक झपकाते ही अनाया के सामने हाजिर हो जाते थे। लेकिन अब रुद्रम उसे ऐसा क्या देने वाला है कि उसके लिए वो उससे इंतजार करवा रहा है। ये सोचते ही उसे एक्साइटेड भी कर रही थी और बेसब्र भी। तभी उसे बेड पर एक और लेटर दिखाई दिया, और उस लेटर के साथ एक चॉकलेट भी थी। चॉकलेट को देखते हुए एक बार फिर से उसके होठों पर हंसी आ गई। उसने उस लेटर को पढ़ा और बोला, तुमने कहा था कि मेरे गिफ्ट के बाद तुम खाना खाओगी, तो अब गिफ्ट की डील डन हुई। अब चुपचाप तुम खाना खाओगी, लेकिन उस खाने से पहले एक चॉकलेट खाओगी, मीठा, जो मेरे होठों से मैंने तुम्हें खिलाया था। वो मेरी बीवी के लिए था, और ये चॉकलेट मेरी लिटिल गर्ल के लिए है। वो लेटर पढ़ते हुए अनाया का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। रुद्रम के मुंह से लिटिल गर्ल सुनना ऐसा लगता है जैसे उसका नाम ही लिटिल गर्ल हो। और अभी बीवी शब्द पर तो अनाया अपना दिल हार रही थी। उसने उस चॉकलेट को एक हल्की सी किस की, और उसे खोलकर चॉकलेट को खाते हुए वो टेबल पर आई जहाँ पर उसने सारा खाना रखा था। उसने उस चॉकलेट को भी ख़त्म किया और अपनी भूख के हिसाब से खाना भी खाया। खाना फिनिश करने के बाद वो बेड पर आई, और आते ही एक बार फिर से रुद्रम की खुशबू उसे महसूस होने लगी। वो बेड पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए वो रुद्रम के एहसास को अपने अंदर समेट रही थी। कुछ देर लेटने के बाद उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम प्राइवेट जेट में था। वो भी अभी तक अपने अंदर अपनी लिटिल गर्ल को महसूस कर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी लाल आंखें बता रही थी कि अपनी लिटिल गर्ल को छोड़कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर अब आखिरी बार था जब वो अपनी लिटिल गर्ल से दूर हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वापस आने के बाद वो सच में उसे बहुत परेशान करने वाला है। करीबन 10 दिन बाद अनाया बिस्तर पर सोई हुई थी, और उसके कान से फोन लगा हुआ था। रुद्रम ऑन कॉल उसे उठने के लिए बोल रहा था, लेकिन अनाया उठ ही नहीं रही थी। पूरी रात वो रुद्रम से बात करती रही, और अब उसे नींद आ रही थी, जबकि रुद्रम उस पर इस बात के लिए गुस्सा कर रहा था कि वो सुबह ना ही अपनी वॉक के लिए गई और ना ही एक्सरसाइज के लिए जिम एरिया में गई। वो फ़ोन पर गुस्से से बोला, अगर तुम ऐसे करोगी लिटिल गर्ल, तो आई श्वेर मेरे आने के बाद तुम बहुत पछताओगी। अनाया बिना अपनी आंखें खोले ही बोली, मुझे पछताना मंजूर है मिस्टर रुद्रम, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और मेरे पास आने के बाद क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रुद्रम उसकी बातों का मतलब समझ रहा था। वो एटीट्यूड से बोला, सोच लो लिटिल गर्ल, ज़रूरी नहीं तुम जैसा सोच रही हो वैसा हो। रुद्रम सिंघानिया के सामने तुम्हारी सोच क्या है ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तभी अनाया ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो फ़ोन पर बोली, हाँ
अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। पर अब मुझे अब ये बताइए कि आप वापस कब आ रहे हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम होगा जिसमें आपको इतना वक़्त लग रहा हो, और अगर बात अग्रिम से जुड़ी है तो अब तो वो भी शांत है। ना ही उसकी तरफ से कोई अटैक हो रहा है और ना ही अब वो मीडिया के सामने आकर अपनी बकवास कर रहा। तो आप क्यों यहाँ वापस नहीं आ रहे? उसकी बात सुनकर रुद्रम हँसा और बोला, ये तुम्हारा वहम है लिटिल गर्ल। सामने वाले की खामोशी को कभी भी उसकी हार मत समझो। जब तक तुम खुद अपने हाथों से उसे हरा ना दो, तब तक अपनी जीत का गुरूर नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर नायक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो रुद्रम से फ़ोन पर बोली, ये बात आप गलत कह रहे हैं मिस्टर रुद्रम। जहाँ बात रुद्रम सिंघानिया की हो, वहाँ पर गुरूर करना बनता है। खैर, बाकी सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। इसलिए जल्द से जल्द मेरे पास आ जाइए, वरना अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे अजीब सा फील होने लगा। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर वॉमिट करने लगी। रुद्रम उसकी वो आवाज़ सुन रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना अभी इसी वक्त वो अपनी लिटिल गर्ल के पास चला जाता। कुछ देर बाद अनाया वॉशरूम से बाहर आई और आकर बेड पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। जैसे ही उसके उसके गहरी गहरी सांसों की आवाज़ रुद्रम को फ़ोन पर सुनाई दी। रुद्रम झट से बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? अनाया कुछ पल रुक कर बोली, ठीक हूँ मिस्टर रुद्रम, बस पता नहीं अचानक से बड़ा अजीब फील हो रहा था, पर अब मैं ठीक हूँ। रुद्रम भी तुरंत से बोला, तुम कुछ देर आराम करो। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो भी झट से बोली, अभी तो आप मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे थे और मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, अभी आप चाहते हैं कि मैं आराम करूं? रुद्रम गहरी आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है लिटिल गर्ल। मैं भले ही तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें महसूस करने के लिए मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। अनाया मुस्कुरा कर बोली, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे बेड से उठने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने सभी फालतू के काम मुझ पर छोड़ कर गए हैं और मुझे वो सभी काम अच्छे से करने हैं ताकि आपको मुझ पर प्राउड फील हो। बोलती हुई उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। आज एक बार फिर से उसकी ध्रुव और पल्लवी के साथ मीटिंग होने वाली थी। हालांकि पिछले 10 दिनों से उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई और इसी बात ने अनाया को हैरान किया हुआ था कि अग्रिम और पल्लवी इतने खामोश क्यों हैं। पर रुद्रम शायद सही कह रहा था। ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी, जो बहुत जल्दी आने वाला था और शायद अपने साथ तबाही लाने वाला था। अनाया सिंघानिया इंडस्ट्रीज आई। रुद्रम भी उससे बात करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। अनाया ऑफिस में आई और सीधा मीटिंग हॉल में चली गई। पल्लवी और ध्रुव उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनाया आई और अपनी हेड चेयर पर बैठ गई। पल्लवी की गहरी नज़रें उस पर थी। उस दिन जब उसने अनाया को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन अनाया ने उस पानी को नहीं पिया था, और उसके बाद भी पल्लवी अटैक करने के इरादे से उसके साथ मीटिंग करने आई थी। लेकिन जब उसने अनाया की मांग में सिंदूर देखा तो उसने अपना प्लान वहीं रोक दिया था। लेकिन जब उस दिन भी अनाया नहीं मरी तो अग्रिम और उसके बीच झगड़ा हो रहा था, पर पल्लवी ने अपनी आंखों देखी हर एक चीज़ अग्रिम को बताई, जिसे सुनकर अग्रिम भी हैरान था। उसके बाद अग्रिम ने अनाया पर कोई अटैक नहीं किया। वो लोग सब सच पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कोई चीज़ नहीं लगी। ना ही अनाया का किसी के साथ रिलेशन नज़र आ रहा था, ना ही रुद्रम से जुड़ी कोई खबर मिली थी। वो लोग बस कोशिश ही करते रह गए। पल्लवी की गहरी नज़र खुद पर पाकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अगर आपका मुझे देखना हो गया हो तो क्या हम मीटिंग शुरू करें? पल्लवी उसकी बात सुनकर झेप गई और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं? अनाया ने सामने अतुल्य को इशारा किया। अतुल्य ने अपने साथ खड़ी एम्प्लॉय को कुछ कहा और उसने प्रोजेक्ट पर सारी डिटेल बताना शुरू किया। सामने प्रोजेक्टर था और अनाया, ध्रुव और पल्लवी तीनों का ध्यान उस प्रोजेक्टर पर था, लेकिन पल्लवी की नज़रें बार बार अनाया पर भी जा रही थी, जो अनाया अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद प्रोजेक्टर बंद हुआ। अनाया ध्रुव और पल्लवी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपकी
प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ देख ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर पाऊँगी, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट से बैक आउट करती हूँ। उसकी बात सुनकर पल्लवी हैरान रह गई। ध्रुव मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक था। पल्लवी ने पहले उसे फंसाया था ताकि किसी तरह अनाया तक पहुँच सके, लेकिन अनाया ने ध्रुव को ही मना कर दिया, जिसका साफ-साफ मतलब ये था कि अब उसका अनाया तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अनाया भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पल्लवी ध्रुव को अपने जाल में फंसा चुकी है, इसलिए उसने उसे जाल के अपनी तरफ आते हुए सारे रास्ते ही तोड़ दिए थे। वो अपनी हेड चेयर से खड़ी हुई और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप लोग जा सकते हैं। ध्रुव अनाया के फैसले पर हैरान था। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है मिसेस सिंघानिया, आपको एक बार और सोचना चाहिए। मुंबई की किसी कंपनी ने आज तक मेरे साथ काम करने से मना नहीं किया है। किस्मत होती है उन लोगों की जो मेरे साथ जुड़ते हैं। अनाया उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराई और बोली, मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए मिस्टर ध्रुव। अभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि पल्लवी ने अनाया के हाथ की तरफ देखा, जहां पर उसका मंगलसूत्र बंधा हुआ था। उसने अनाया के हाथ को पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपके पति की तो डेथ हो चुकी है ना मिसेस सिंघानिया, तो अभी तक आपने ये मंगलसूत्र क्यों बांध रखा है? क्या आपने दोबारा शादी कर ली, और की है तो किससे? बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अनाया ने एक झटके से अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मिस पल्लवी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मुझे मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नाउ जस्ट गेट आउट। पल्लवी गुस्से से बोली, बहुत बदतमीज लड़की हैं आप मिसेस सिंघानिया। एक दिन आपकी ये बदतमीजी आपकी कंपनी को डुबो देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के डूबने से भी आपको कोई फर्क पड़ेगा। आखिर आपका यहाँ पर है ही क्या, या फिर आपका ही सब कुछ है। इसलिए आज मिस्टर रुद्रम दुनिया में नहीं है। कोई नहीं जानता कौन कब किसके रास्ते में आए और कौन कब किसे अपने रास्ते से हटा दे। उसकी बातें सुनते हुए अनाया के चेहरे की नसें तन गई। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। अतुल्य वहां पर आया और पल्लवी की तरफ देखते हुए बोला, मिस पल्लवी, मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपको कोई हक नहीं बनता आप मैम से इस तरह से बात करें। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे गार्ड्स को अंदर। वो बोल ही रहा था कि पल्लवी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, यू जस्ट शट अप ब्लडी इडियट। नौकर हो, नौकर की औकात में रहो, वरना नौकर की औकात से कुत्ते की औकात। अभी भी बोल ही रही थी कि अनाया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। पल्लवी ने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। उसका गाल बिल्कुल लाल हो चुका था। अनाया गुस्से से कांपते हुए उसे देखकर बोली, बहुत कर ली बकवास तुमने। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं धक्के मार कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जो पल्लवी ने अतुल्य से कहा। पल्लवी गुस्से से लाल होती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अनाया ने एक्सप्रेशन लैस होकर कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे एम्प्लॉय पर चिल्लाने की। अब इससे पहले कि तुम्हारा मुंह पूरी तरह से तोड़ दूं, दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में ऐसे लोगों का एक पल भी रहना बर्दाश्त नहीं। बोलकर उसने ध्रुव की तरफ देखा और एटीट्यूड से बोली, इसे लेकर जाइए यहाँ से, या फिर। ध्रुव जल्दी से उन दोनों के बीच आया और पल्लवी का हाथ पकड़कर बोला, प्लीज मिस पल्लवी, चलिए यहाँ से। बोलते हुए ही उसने पल्लवी को वहां से लेकर जाना शुरू कर दिया था। दोनों बाहर आए और ध्रुव ने पल्लवी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पल्लवी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। ध्रुव बस उसे जाते देखता रह गया। गाड़ी में बैठी पल्लवी गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने गाल को छुआ और बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पल्लवी और ध्रुव अभी मीटिंग हॉल से निकले ही थे कि अचानक अनाया को बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसे एक बार फिर से ऐसा लगा जैसे उसे वॉमिट आने वाली है। वो जल्दी से अपने कैबिन की तरफ भाग गई। अतुल्य भी उसे देखता रह गया। पल्लवी लिफ्ट से होती हुई फ्लैट के बाहर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़र अग्रिम पर गई, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। पल्लवी ने गुस्से से अपना पर्स सोफे पर फेंक दिया। अग्रिम ने उसे गुस्से में देखकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और पल्लवी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ हुआ है क्या? पल्लवी एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अग्रिम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है? कहीं तुमने अनाया को मार तो नहीं दिया? वाओ, अगर ऐसा है तो मुझे उसकी डेड बॉडी
अभी वो बोल ही रही थी कि पल्लवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपना गाल अग्रिम के सामने कर दिया। अग्रिम ने उसके गाल की तरफ देखा जो पूरा लाल था। अभी तक अनाया की 5 उंगलियां उसके चेहरे पर छपी हुई थी। अग्रिम के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। पल्लवी अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये हुआ है। उस अनाया ने आज मुझ पर हाथ उठाया है। किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे आंख उठाकर देखने की भी, और उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। उसकी बात सुनकर अग्रिम को भी गुस्सा आने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, उस साली की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज ही उसका किस्सा खत्म करूंगा। बोलते हुए वो बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, इस वक्त दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अग्रिम, प्लीज खुद पर कंट्रोल रखो। मैं जानती हूँ तुम्हें भी गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उस अनाया का चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने रुद्रम का नाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पर रत्ती भर मायूसी नहीं आई, जैसे रुद्रम के जाने का दुख उसे बिल्कुल ना हो, वो अनाया के लिए मायने ही न रखता हो। कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें नहीं पता, और अब वक्त उन सब बातों को पता लगाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल खेलने का है जिससे खुद ब खुद सब सामने आ जाएगा। उसकी बात पर अग्रिम उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। पल्लवी ने डेविल एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर अग्रिम के चेहरे पर हैरानी भी थी और एक तिरछी मुस्कुराहट भी थी। उसने जल्दी से नायरा को कॉल किया और उसे अपने फ्लैट पर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में नायरा फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। अब तीनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे और तीनों के बीच कुछ डिस्कशन चल रहा था। उनकी बातें सुनकर नायरा के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट थी। पल्लवी अग्रिम और नायरा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अब सवाल ये है कि अनाया को इस जाल में फंसाया कैसे जाए। उसकी बात पर नायरा हंसी और बोली, हर एक शख्स की जान किसी एक ऐसे इंसान की जान में बसी होती है जिससे वो प्यार भी बहुत करता है, और उससे नाराजगी भी उसे बेइंतहा होती है, और अनाया की जिंदगी में ये दोनों चीजें जुड़ी है आरव से। भले ही अनाया आरव से नाराज हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो उससे प्यार भी बहुत करती है। तो बस हमें पहले आरव को अपने जाल में फंसाना है। अनाया खुद ब खुद दौड़ते हुए हमारे पास आएगी। बोलते हुए अनाया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अग्रिम और पल्लवी भी उसकी बात सुनते हुए तिरछा मुस्कुरा रहे थे। अग्रिम जाकर सोफे पर किंग स्टाइल में बैठा और बोला, अब होगा खेल जिसमें जीत होगी मेरी, और मैं वो सब हासिल करूंगा जो मेरा है, सिर्फ मेरा। बोलते हुए इसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनाया सिंघानिया हाउस में आई और आते से वो अपने कमरे में आई। उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। पूरी रात वो रुद्रम से बातें करती रही, और ढंग से ना सोने की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कमरे में आकर वो बेड पर बैठते ही सो गई। उसे पता ही नहीं चला उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन अनाया गहरी नींद में सोई हुई थी। फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। वहीं यूएसए में रुद्रम ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और बोला, ये तो कोई बात नहीं होती लिटिल गर्ल, पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करने के बाद भी मेरे हिस्से तुम्हारे कुछ पल भी नहीं आए, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर उसकी हमेशा वाली मुस्कुराहट थी। उसने भी अपना फ़ोन साइड पर रखा। कल सुबह उसे हॉस्पिटल के लिए निकलना था, क्योंकि कल जिस पेशेंट की होश में आने का रुद्रम इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिर उसे होश आने वाला था। रुद्रम को बस कल का इंतजार था, और उसके बाद वो अपनी लिटिल गर्ल के पास जाने वाला था। कुछ देर अपने लिटिल गर्ल के बारे में सोचते रहने के बाद रुद्रम को भी नींद आ ही गई। अगली सुबह सिंघानिया मैंसन। अनाया की आंख खुली, और आंख खुलते ही उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। रुद्रम की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर उसने जल्दी से उसे कॉल किया, लेकिन रुद्रम का कॉल लग ही नहीं रहा था। उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अनाया का चेहरा उतर गया। वो रुद्रम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने फ़ोन रखा और वॉशरूम में चली गई। ट्रैक सूट पहनकर वो वॉशरूम से बाहर आई, और बाहर आते ही एक बार फिर से उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन ना ही रुद्रम का कोई मैसेज था और ना ही कॉल, जबकि सुबह सुबह रुद्रम ही उसे कॉल करके उठाता था। उसने खुद से उसे कॉल किया, लेकिन इस बार भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना फ़ोन रखा और रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद एक्सरसाइज और जिम जाने के बाद वो रूम में वापस आई। आते ही उसने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था। इस बार उसने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर फेंका और खींच कर बोली, मुझे नींद आ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब आप मुझे अपनी आवाज़ सुनने के लिए भी
तड़पाएंगे मिस्टर रुद्रम। मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बोलते हुए उसके चेहरे पर मायूसी भी थी और नाराजगी भी थी। उसे पहले कॉलेज जाना था और फिर ऑफिस। वो जल्दी से रेडी हुई और नीचे हॉल में आई। नीचे आते ही वो डाइनिंग टेबल पर आई जहाँ पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट की तरफ देखा उसकी सारी भूख खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि उसकी पसंद का कुछ बना नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों अब उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मानवी जी को बाय बोलकर वो यूं ही सिंघानिया पैलेस से बाहर आई और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। अभी उसकी गाड़ी कुछ ही दूरी पर आई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। बैक सीट पर बैठे उसने पीछे की तरफ मिरर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से पर्स से फ़ोन को निकाला। रुद्रम का कॉल होगा ये सोचकर उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए वो हैरान रह गई, क्योंकि फ़ोन पर आरव का फ़ोन आ रहा था। जब से अनाया को आशु के बारे में पता चला था, तब से उसे आरव से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। उसने फ़ोन इग्नोर करने की सोची, लेकिन फिर जब दोबारा कॉल आई तो उसने कॉल रिसीव किया। सामने आरव की बात सुनकर उसके चेहरे के होश उड़ गए। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने फ़ोन पर आरव का फ़ोन आते देख अनाया ने कॉल रिसीव किया। सामने से आरव ने जो कहा उसे सुनकर अनाया एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने तुरंत से गाड़ी रोक दी। अनाया गाड़ी से बाहर निकली और आकर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और बोली, बाहर आओ जल्दी। ड्राइवर बेचारा डर गया, लेकिन उसे अनाया का ऑर्डर तो मानना ही था। वो गाड़ी से बाहर निकल गया। अनाया उसकी जगह ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। ड्राइवर उसे देखते हुए बोला, पर मैम, आपको ड्राइव करना नहीं आता, आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। वो अभी बोल ही रही थी कि अनाया उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, ड्राइव करना नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना काफ़ी है। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शहर से बाहर की तरफ जाने लगी। अचानक ही उसकी गाड़ी के साथ साथ ही 3-4 गाड़ियां और चलने लगी, जो बिल्कुल उसकी गाड़ी जैसी थी, और उनके नंबर भी बिल्कुल अनाया की गाड़ी वाले थे। अनाया एकदम हैरान रह गई। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से अग्रिम की आवाज़ आई, अब तक तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अनाया गुस्से से बोली, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अग्रिम हंसकर बोला, जिंदा तो मैं तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की, तुम्हारे आसपास चल रही जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी मेरी हैं, और अब तुम्हें जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना, वरना वहां पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बोलते हुए उसने आरव के सिर पर बंदूक तान दी थी। आरव डर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर अनाया तुरंत से बोली, देखो, मेरे डैड को कुछ मत करना। तुम जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अग्निम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गई। उसने बोलना शुरू किया और वो जैसे जैसे बोल रहा था अनाया बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। अग्निम जानता था कि अनाया के सिंघानिया मैंसन से निकलने से पहले ही उसका बॉडीगार्ड ही गाड़ियां तैयार रहती उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां तैयार रहती हैं, इसलिए उससे पहले उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को उसके पीछे से हटाना था। उसकी बात सुनते हुए अनाया को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी गाड़ी उन गाड़ियों के बीच मिक्स करना शुरू कर दी। कभी कोई गाड़ी दाएं होती तो कभी कोई गाड़ी बाएं होती है। पता ही नहीं चल रहा था कि अनाया की गाड़ी कौन सी है। तभी अचानक से 3 गाड़ियां रुकी और रास्ता ब्लॉक हो गया। अनाया की गाड़ी आगे निकल गई। बाकी की 3 गाड़ियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अनाया के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी वहीं रुक गई और गाड़ियों में से बॉडीगार्ड निकलकर जल्दी से बाहर आए। उनके कदम धीरे धीरे, लेकिन उनकी नज़रें तेज थी। वो लोग उन गाड़ियों के पास पहुंचते उससे पहले ही उन गाड़ियों में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। एक एक कर वो तीनों गाड़ियां आग की लपटों के हवाले हो गई। अग्निम आरव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो अनाया तुमसे इतना प्यार करती है। अगर पता होता तो आज हो रहा है जो, वो बहुत पहले हो चुका होता। कितना गंदा होता है ना ये प्यार, इंसान से कुछ भी करवा देता है। पर देखो, मुझे किसी से प्यार नहीं, मुझे सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, और मेरे मतलब तक पहुंचने के लिए भी जो लोग मेरी मदद करते हैं मैं उनके बारे में भी नहीं सोचता। बोलते हुए वो उन लोगों के बारे में
सोच रहा था जो उन गाड़ियों को चला रहे थे, ये सोचकर ही कि उन्हें इस काम के बदले पैसे मिलेंगे, लेकिन अग्रिम ने उन्हें मौत के हवाले कर दिया था। अनाया ने पलटकर पीछे वाली गाड़ियों की तरफ देखा जो आग में जल चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। इतना तो वो समझ चुकी थी कि अब जो भी होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखें नम हो गई। वो बोली, मिस्टर रुद्रम, कहाँ हैं आप? इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने कहा था कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास आएंगे। अब आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह ही गया। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा। आरव का कॉल आते देखा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया, लेकिन सामने से आरव नहीं बल्कि अग्रिम की आवाज़ आई। अग्रिम के साथ ही पल्लवी भी थी। इस वक्त नायरा वहां पर नहीं थी, क्योंकि नायरा के आने से आरव को सब सच पता चल सकता था और नायरा आरव के सामने सच नहीं आने देना चाहती थी। पल्लवी ने अपना हाथ अग्रिम के कंधे पर रखा और सातिन मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। अग्रिम फोन पर बोला, क्या हुआ? डर लग रहा है लिटिल गर्ल को? अनाया गुस्से से बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो अग्रिम, बहुत गलत। तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। बहुत पछताओगे तुम। उसकी बात सुनकर अग्रिम को और भी ज्यादा हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वो रुका और बोला, पछताने की बारी तो अब तुम्हारी है। रुद्रम चुपचाप इस दुनिया से चला गया। अगर वो नहीं जाता तो मैं खुद इस दुनिया से भेजता, लेकिन उसकी दुनिया के जाने के बाद तुम मेरे रास्ते में आ गई, तो अब तुम्हें तो रास्ते से निकलना ही है। उसके लिए हमारा सामना होना जरूरी है। अब चुपचाप जो एड्रेस दे रहा हूँ उस पर पहुंच जाओ, वरना तुम्हारे डैड। बोलते हुए उसने आरव के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। दर्द से आरव की चीख निकल गई। उस चीख को सुनकर अनाया को और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो जल्दी से बोली, प्लीज मेरे डैड पर हाथ मत उठाओ। तुम जहाँ कहोगे मैं आ रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। अग्रिम मुस्कुराते हुए बोला, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 मिनट। बोलकर उसने एड्रेस बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया ने गुस्से से फोन सीट पर फेंका और स्पीड से ड्राइव करने लगी, क्योंकि उसे 10 मिनट में ही बहुत बहुत दूर तक जाना था, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन वो आरव को भी कुछ नहीं होने दे सकती थी। करीबन 10 से 11 मिनट बाद उसकी गाड़ी एक खाई के पास आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई और सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर आरव को एक चेयर से बांधा हुआ था और उसके साथ ही अग्रिम खड़ा था और अग्रिम के साथ खड़ी थी पल्लवी, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अनाया जल्दी से तेज कदमों के साथ चलती हुई उनके पास आई और आरव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे देखते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है अनाया सिंघानिया, पहले हम दोनों तो बात कर लें। बोलते हुए अनाया पर उसकी नज़र बहुत ज़्यादा गहरी थी। अनाया ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और उसे गुस्से से घूरते हुए उस पर अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन अगले ही पल पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और उसका हाथ उसकी पीठ पर लगाते हुए मरोड़ दिया। अनाया की दर्द भरी चीख निकल गई। पल्लवी दांत पीसते हुए बोली, एक बार फिर से तुमने वही गलती करने की कोशिश की, जिस गलती की तुम्हें ये सजा मिल रही है। अब तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अनाया ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और उसे गुस्से से घूरते हुए उस पर अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन अगले ही पल पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और उसका हाथ उसकी पीठ पर लगाते हुए उसे मरोड़ दिया। पल्लवी दांत पीसते हुए बोली, एक बार फिर से तुमने वो गलती करने की कोशिश की जिस गलती की तुम्हें ये सजा मिल रही है। अनाया को दर्द हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और एक झटके से अपना हाथ पल्लवी के हाथ से छुड़ा लिया। वो पल्लवी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना कल सिर्फ एक थप्पड़ लगा था, आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पल्लवी हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ये गुस्से भरी बातें सुनने के लिए बुलाया है? नो माय डियर, आज हम तुम्हारी नहीं तुम हमारी बात सुनोगी, और कौन किसका मुंह तोड़ेगा वो तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अभी पल्लवी बोल ही रही थी कि अनाया ने एक बार फिर से अपने कदम अपने डैड आरव की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन कुछ कदम बढ़ाते ही उसके कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि सामने अग्रिम ने आरव के सिर पर अपनी बंदूक रख दी थी। अनाया उसके सामने अपना हाथ ना में हिलाते हुए बोली, प्लीज
प्लीज़ ऐसा मत करना। उसकी बात सुनकर अग्रिम ने अपनी बंदूक से इशारा कर उसे पीछे जाने के लिए कहा। अनाया ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। पल्लवी हंसी और बोली, तुम्हें कोई बात आसानी से समझ क्यों नहीं आती? लगता है दिमाग में पैसों का नशा चढ़ गया है। पर आज तुम्हारा नशा और तुम्हारी ये दौलत दोनों ही तुम्हारे सर से अच्छी तरह से उतर जाएंगी। अनाया हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जो भी है सब मेरे मिस्टर रुद्रम का है। तो खुद तो मैं कमज़ोर हो भी जाऊं, लेकिन जब बात मेरे मिस्टर रुद्रम की आ जाए तो सामने चाहे कोई भी हो मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर पल्लवी अपने दांत पीसते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, हाँ देखा मैंने अभी अभी कैसे तुम स्ट्रांग बनकर अपने डैड के पास जाते जाते रुक गई। अभी तो उनके सिर पर गन लगी और तुम्हारा ये हाल है। सोचो अगर उनके सिर के आर पार गोली चली जाए तो? अनाया गुस्से से चिल्लाई, यू जस्ट शट अप। पल्लवी हंसी और बोली, तुम्हें ऐसी तिलमिलाते हुए देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्यों ना थोड़ा सा और मजा लिया जाए? अभी वो बोली रही थी कि कुछ लोग आए और आरव के आसपास खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उन लोगों के हाथ में मोटे मोटे डंडे थे। अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही अग्रिम वहां से साइड हट गया और उन लोगों ने उन डंडों से अब आरव को मारना शुरू कर दिया। आरव बंधा हुआ था। वो ना ही खुद को छुड़ा सकता था और ना ही उन लोगों से लड़ सकता था। अनाया की चीख निकल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ भागने को हुई, लेकिन पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनाया ने उसकी गर्दन पर अपनी कोहनी मारते हुए उसे खुद से दूर किया, लेकिन वो आरव की तरफ भागते उससे पहले ही एक बार फिर से अग्रिम ने आरव को गन पॉइंट पर ले लिया। अनाया गुस्से से उसे देखने लगी। अग्रिम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अनाया के करीब आया, लेकिन अभी भी उसका हाथ पीछे की तरफ था जहां आरव गन पॉइंट पर था और वो लड़के उसे बुरी तरह से मार रहे थे। आरव दर्द से चिल्लाए जा रहा था और अनाया उसे देखकर रोने लगी थी। उसकी आंखों से खुद ब खुद ही आंसू बह रहे थे। भले ही वो आरव से नाराज थी, उससे गुस्सा थी, लेकिन वो उससे नफरत भी नहीं करती थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में आज भी आरव के लिए वो ही इमोशंस थे जो हर बच्चे के अपने डैड के लिए होते थे। अग्रिम हंसते हुए बोला, कितना प्यार करती हो ना तुम अपने डैड से। तो चलो आज तुम्हारा यही प्यार प्रूफ करते हैं। अनाया उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बहुत गलत कर रहे हो तुम अग्रिम, बहुत गलत। तुम बहुत पछताओगे। रोको अपने आदमियों को, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अग्निम उसे तड़पते हुए देख हंसते हुए बोला, तुम इन्हें रोकना चाहती हो? अनाया ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया। अग्रिम ने अपने आदमियों को हाथ दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। अनाया रोते हुए हल्का सा मुस्कुराई और अपने कदम आरव की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन उससे पहले ही एक फाइल उसके सामने आ गई। उसने नजरें घुमाकर अग्रिम की तरफ देखा। अग्रिम चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन लिए बोला, तुमने तो सुना ही होगा कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, तो आज वो कीमत तुम्हारे डैड की लग रही है। अगर तुम्हें उन्हें यहाँ से लेकर जाना है तो चुपचाप इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसका इतना ही बोलना था कि उन आदमियों ने एक बार फिर से अपने डंडों से आरव को मारना शुरू कर दिया। वो दर्द से कराह रहा था। वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा बेसब्री से मार रहे थे। अनाया भी चीखते हुए बोली, बंद करो ये सब। बोलते हुए वो आरव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस वक्त अग्रिम ने अपनी गन से गोली चला दी और गोली आरव के पैर को छूकर निकल गई। आरव की एक दर्द भरी चीख उस पूरी जगह में गूंज गई। अनाया भी जोर से चिल्लाई। अनाया अग्रिम के सामने हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसने अग्रिम के चेहरे पर जड़ दिया। अग्रिम गुस्से से उसे देखने लगा। अनाया चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कितने बेशरम हो तुम। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किसी को जान से मारने पर तुले हो। कैसा कर सकते हो तुम ये सब? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ प्रॉपर्टी मायने रखती है? इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारे अंदर की? वो बोल ही रही थी कि अग्रिम ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अनाया दर्द से चिल्लाई। अग्रिम ने पल्लवी को इशारा किया तो पल्लवी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। अगले ही पल पल्लवी ने एक थप्पड़ अनाया के चेहरे पर जड़ दिया। अनाया के गाल पर पल्लवी की अंगुलियों के निशान छप चुके थे। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। अग्रिम गुस्से से अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ये थप्पड़ जो तुमने मुझ पर उठाया है ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर रुद्रम की लिटिल गर्ल। कोई नहीं है तुम्हें यहाँ बचाने वाला, और अब तो चाहे कोई भी आ जाए तुम जिंदा तो यहाँ से नहीं जाओगी। बोलकर उसने
एक झटके से अनाया को छोड़ दिया और अनाया सीधा जमीन पर जाकर गिरी। वो इतनी जल्दी कमजोर नहीं होने वाली थी, लेकिन आरव की हालत देखकर वो खुद को स्ट्रांग भी नहीं रख पा रही थी। आरव अभी भी चीखे चिल्लाए जा रहा था क्योंकि वो लड़के अभी भी उसे उन डंडों से बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके सर, हाथों, पैरों पर चोटें लग चुकी थी। अग्रिम उसके पास आया और नीचे पैरों के बल बैठकर उससे देखते हुए बोला, चुपचाप इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए अच्छा होगा, वरना आज तुम दोनों की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर तुम इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं भी करती हो तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद मेरे पास आ ही जाएगा। मैं रुद्रम सिंघानिया का सौतेला भाई ज़रूर हूँ, लेकिन उसकी उसकी तरह नाजायज़ नहीं, मेरा जायज़ हक है, मैं लेकर ही रहूँगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अनाया गुस्से में बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्रिम के इशारे पर पल्लवी उसके पीछे आकर खड़ी हुई और उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अनाया ने एक झटके से उसके पैर पर अपनी कोहनी मारते हुए खुद को उससे दूर किया। पल्लवी खुद को संभाल कर उसके सामने आई और बोली, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बोलते हुए उसने झुककर एक थप्पड़ अनाया के गाल पर और जड़ दिया। अग्रिम ने पल्लवी को हाथ दिखाकर रोका और बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसे एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरव के पास गया। वो लड़के जो आरव को पीट रहे थे वो थोड़े साइड हो गए। अनाया के हाथ पैर कांपने लगे। वो डरते हुए अग्रिम की तरफ देख रही थी। आरव दर्द से कराहते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो। अग्रिम ने जोरदार थप्पड़ आरव के चेहरे पर मारा और बोला, ये बात तुम मुझसे नहीं अपनी बेटी से कहो, जिसे तुमसे ज्यादा अपनी दौलत प्यारी है। ओह सॉरी, अपनी नहीं, मेरी दौलत प्यारी है। बोलते हुए उसने अनाया की तरफ देखा। अनाया अपने दांत पीसते हुए उसी को देख रही थी। अग्रिम ने अपनी गन को थोड़ा ऊपर किया और बोला, तो बताओ, पहले हाथ अलग करूं शरीर से या पैर? बोलते हुए उसने हाथ और पैर दोनों की तरफ गन घुमाई। आखिर उसने पैर की तरफ गन पॉइंट की और बोला, पैरों के बिना इंसान किसी काम का नहीं, लेकिन कभी कभी काम निकलवाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बोलते हुए उसने गोली आरव के पैर पर चला दी और दर्द से चीख पड़ा। खून का फुवारा आरव के पैर से फूटा और वो दर्द से तड़पने लगा। अनाया ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और जल्दी से खड़ी होकर आरव की तरफ भागी। तभी पल्लवी ने उसकी पीठ पर जोर से अपना पैर मारा और अनाया लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिरी। अग्रिम हंसते हुए उसके पास आया और बोला, लिटिल गर्ल, क्यों फालतू में ही इतनी कोशिश कर रही हो? मैंने कहा ना, तुम ना खुद को बचा पाओगी और ना ही अपने डैड को, इसलिए बेहतर होगा जल्दी से इन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। बोलते हुए उसने एक बार फिर से डॉक्यूमेंट अनाया की तरफ बढ़ा दिए। अनाया ने रोते हुए अपने डैड की तरफ देखा और एक बार फिर से उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने हाथ उस फाइल की तरफ बढ़ा दिए। अग्रिम और पल्लवी दोनों के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उनका मकसद सिर्फ अनाया से उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना नहीं, बल्कि इससे भी खतरनाक इरादे उन दोनों के दिमाग में थे। लेकिन उससे पहले उन्हें अनाया के साइन इस डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए थे। अनाया ने अपने कांपते हुए हाथों से वो फाइल अग्रिम से ली और अग्रिम ने पेन भी उसकी तरफ बढ़ाया। अनाया मन ही मन बोली, सॉरी मिस्टर रुद्रम, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इंतजार था आपका कि आप मेरे पास आएंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं आ पा रहे हैं। पर मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दे सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी मॉम को मैं बहुत पहले खो चुकी हूँ और अब अपने डैड को नहीं खोना चाहती। बोलते हुए उसने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद उसने वो फाइल बंद की और तभी किसी ने नीचे लाइटर जलाया और उस फाइल को जलाना शुरू कर दिया। अग्रिम और अनाया एकदम से चौंक गए। अनाया के पीछे खड़ी पल्लवी के भी होश उड़ चुके थे। रुद्रम के एक हाथ में लाइटर था जो फाइल को जला रहा था और दूसरे हाथ में सिगरेट जिसे वो अपने होठों में दबाते हुए कस भर रहा था और धुआं अगले ही पल सीधा अग्रिम के चेहरे पर आया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।